Hello everyone, welcome all. Today we will discuss another video of biodiversity in which we will discuss 30 most important questions of the biodiversity that are concerned to the ecosystem services as well as biodiversity hotspot. Most important topics, and there are very rare material and MCQ type question are available in the textbook as well as internet. ठीक है, तो इसे थोड़ा सीरियसली लें गाइस. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. नॉर्मन मायर्स जो टाइम है इनका 1934 से 2019 एडॉप्टेड द हॉट स्पॉट कॉन्सेप्ट इन 1988. ठीक है, टू डेसिग्नेट प्रायोरिटी एरियाज फॉर. ठीक है, बहुत सिंपल सा बात बोला कि नॉर्मन मायर ने जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का जो कॉन्सेप्ट दिया था, और इसलिए दिया था कि प्रायोरिटीज एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं. तो उनका जो टारगेट था किस लिए था कि इन सीटू कंजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए, एक्स सीटू या दोनों के लिए, या फिर कोई और मेथड जो प्रोडक्शन की प्रोवाइड करना चाह रहे थे वो उसके बारे में हो सकता है मे बी. तो इसका करेक्ट आंसर है इन सीटू कंजर्वेशन. इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जो भी वाइल्ड लाइफ है जहाँ पे भी है उसे हम वहीं पे कंजर्वेशन प्रोवाइड करें, वहीं पे उसे प्रोडक्शन प्रोवाइड करें. तो इसलिए उनका जो टारगेट था इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है एट द स्पॉट जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है, जहाँ पर वाइल्ड लाइफ है, वहीं पे उन्हें प्रोडक्शन प्रोवाइड कर दे. तो हॉट स्पॉट जो बनाने का कॉन्सेप्ट था, या हॉट स्पॉट का जो कॉन्सेप्ट है कि टू प्रोवाइड द प्रोडक्शन टू द वाइल्ड लाइफ एट दैट ओरिजिनल प्लेस, मतलब नेटिव प्लेस. ठीक है, तो इस इन सीटू टारगेट था. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि ऑल द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट पुट टुगेदर कवर लेस दैन 36 जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोबल बर्ड, उस वो टोटल जो लैंड एरिया है पूरी दुनिया का, पूरे ग्लोब का, कितने परसेंट कवर करते हैं. यहाँ तक लिखा है कवर लेस दैन 3%, 2%, 4% एंड 12%. तो ये करते हैं लेस दैन 2%. करेक्ट आंसर है बी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट एज ए बायोजियोग्राफिक रीजन करेक्टराइज्ड बाई. हॉट स्पॉट के जो करेक्टर्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर्स होते हैं जिस प्लेस को हम बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के फॉर्म में सिलेक्ट करते हैं, उनमें दो फीचर्स होने चाहिए. पहला है एक्सेप्शनल लेवल ऑफ एंडेमिज्म, दूसरा कह रहा है सीरियस लेवल ऑफ हैबिटेट लॉस, बोथ रिड्यूस एज एरिया. ठीक है, घटता हुआ एज एरिया होना चाहिए, या फिर एक्सेप्शनल लेवल ऑफ एंडेमिज्म एज वेल सीरियस लेवल ऑफ हैबिटेट लॉस. तो जो पहले के दो हैं, एक्सेप्शनल लेवल ऑफ एंडेमिज्म होना चाहिए वहाँ पे, दूसरा सीरियस लेवल ऑफ हैबिटेट लॉस. हैबिटेट लॉस का भी जो स्पीड चल रही है ना, वो भी बहुत सीरियस होना चाहिए. एडेज एरिया से इसका कोई ताल्लुक नहीं. एडेज एरिया का मतलब होता है कोई बड़ा हॉट स्पॉट होता है, जब उसे हम छोटे छोटे पार्ट में उसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तब जो उसका एरिया क्रिएट होता है उसे बोला जाता है एज एरिया. तो इसका यहाँ से जो कंसर्न है क्वेश्चन का, ये करेक्ट आंसर है सी. एक्सेप्शन लेवल ऑफ एंडेमिज्म होना चाहिए वहाँ पे, और सीरियस लेवल ऑफ हैबिटेट लॉस, बोथ आर प्रेजेंट एट दैट प्लेस दैट कैन बी सिलेक्टेड फॉर द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पॉलिनेशन इन विच काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज. एक पूरा वीडियो है मेरा इकोसिस्टम सर्विसेज, उसे देखें. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि इकोसिस्टम सर्विस 4 टाइप की हुई, प्रोविजनल, रेगुलेटरी, कल्चरल एंड सपोर्टिव. तो जो पॉलिनेशन होता है, अर्थ में आपने देखा होगा नेचर में डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन में ही तो एक्सटर्नल बायोटिक एजेंसी का काम पड़ता है, या ए बायोटिक एजेंसीज का. सेल्फ पॉलिनेशन में तो कोई रिक्वायर्ड ही नहीं है किसी बायोटिक एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट. तो करें जो पॉलिनेशन इन विच काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विस. पॉलिनेशन भी एक इकोसिस्टम सर्विस है, मगर किस टाइप की है? रेगुलेटिंग है, प्रोविजनिंग है, कल्चरल है, सपोर्टिंग है. ठीक है, तो आपको करेक्ट करना है यहाँ पे कि ये रेगुलेटिंग सर्विस है. रेगुलेटिंग सर्विस का मतलब ये हुआ कि अगर पॉलिनेशन होता रहेगा तो प्लांट में फर्टिलाइजेशन होता रहेगा, फ्रूट बनते रहेंगे और उनमें सीड बनेंगे, और सीड से न्यू प्लांट फिर निकलेगा. तो इस तरीके से क्या है, रेगुलेशन चलता रहेगा लाइफ का. तो इट इज़ ए काइंड ऑफ रेगुलेटिंग सर्विस ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रहा है कि हमने लिखा नहीं यहाँ पे, कॉलम ए में जो है कुछ साइंटिस्ट के नेम हैं, और कॉलम बी में उनका कंट्रीब्यूशन है. ठीक है, साइंस के, जैसे नॉर्मन बोरलॉग, अर्नेस्ट मायर, नॉर्मन मायर एंड चार्ल्स डार्विन. ठीक है, तो आपको पता होगा सबसे इंपॉर्टेंट जो थे अर्नेस्ट नॉर्मन मायर ने क्या करा था. आपका टॉपिक ही चल रहा है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के बारे में उन्होंने बात करी थी, इसमें हम ये 3 का बी. ठीक है, और नॉर्मन मायर जो थे, इन्होंने नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो क्या थे, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन थे. ठीक है, और अर्नेस्ट मायर हमने बताया था, इन्हें बहुत बड़े टेक्सोनॉमिस्ट कहते थे, और इन्हें 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा जाता है.
ठीक है। और चार्ल्स डार्विन तो बहुत फेमस, उन्होंने आपकी जो थ्योरी दी है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल एक्सटेंशन या नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, हमने एक्सटेंशन इसलिए करा क्योंकि एक्सटेंशन की बात करी जा रही इस टॉपिक में। वैसे उनकी थ्योरी का रियल नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सिलेक्शन जो वहाँ पे हुआ था वो नेचुरल एक्सटेंशन के थ्रू हुआ था। ओल्ड स्पीसीज डेथ हो गई थी, नई जो बच गई थी वही न्यू स्पीसीज के फॉर्म में इवॉल्व हो गई। तो उन्होंने स्पीसीज एवोल्यूशन का तरीका बताया था, वो यही बताया था कि कोई नेचुरल लेवल के एक्सटेंशन होता है और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जो ओल्ड होती हैं, जो इन्वायरमेंटल चेंजिंग के साथ चेंज नहीं कर पाती हैं, वो खत्म हो जाती हैं। कुछ एक अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल चेंजिंग खुद को इंप्रूव कर लेती हैं, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट एडजस्ट कर लेती हैं, वह नई स्पीसीज कहलाती हैं। ठीक है, तो डार्विन की जो थ्योरी का सेंट्रल थीम यही था कि नेचुरल एक्सटेंशन था इज़ द वे फॉर स्पीसीज ओरिजिन। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ऑप्शन ए इज करेक्ट इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इंडिया अकाउंट्स फॉर ओनली परसेंट, ये क्वेश्चन पूछा है कितने परसेंट ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड बट इट कंट्रीब्यूट अप्रॉक्सीमेटली 8% स्पीसीज ऑफ द ग्लोबल डाइवर्सिटी। मतलब इंडिया का जो एरिया है, लैंड एरिया, वो टोटल जो हमारी अर्थ का एरिया जिसमें सभी कंट्री हैं उसका कितना परसेंट है, जबकि हमारी कंट्री जो है टोटल डाइवर्सिटी की 8% कंट्रीब्यूट करती है। ये बहुत कंट्रास्टिंग सेंटेंस है। इसमें इंडिया कितने परसेंट है, मतलब हमारा इंडिया का जो लैंड एरिया वो कितने परसेंट है एज कम्पेयर टू एज अ रिलेटिव टू ग्लोबल एरिया ऑफ द लैंड। तो ये करेक्ट आंसर है ए, 2.4% हम एरिया कवर करते हैं। ठीक है, इसके बाद पूछा है कि द की क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनिंग ए हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट बनाने के लिए जो की क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है। देखिए 2 पॉइंट हैं, मगर हम उन्हें कहने का तरीका 3 बना सकते हैं। कैसे करके, कम से कम 1500 स्पीसीज 1500 स्पीसीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट एज एंडेमिक्स। वैस्कुलर प्लांट मतलब टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स वहाँ पे एज ए एंडेमिक होना चाहिए कि नॉट फाउंड एन अदर प्लेस, केवल उसी एरिया में पाया जाना चाहिए। दूसरी शर्त ये थी कि कम से कम 30% या फिर इससे भी कम ओरिजिनल वेजिटेशन वहाँ पे ख़त्म हो चुकी हो। तो इसे दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं कि हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स प्राइमरी वेजिटेशन। बात यही है। तो 2 और 3 एक ही बात है, कहने का तरीका 70% लॉस हो चुकी है, इसका मतलब कितनी बची है, अब 30% बची है। ठीक है, तो 2 पॉइंट ये होगा। तीसरा पॉइंट है कि 1500 स्पीसीज जो होती हैं वैस्कुलर प्लांट की वहाँ पर एज ए एंडेमिक पाई जानी चाहिए। अगर कोई ऐसा एरिया है तो हम उसे कह सकते हैं कि ये हॉट स्पॉट है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑल ऑफ दी एबव, तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, तो ऑल ऑफ दी एबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में है कि बायोडाइवर्सिटी के जो हॉट स्पॉट हैं उनके बारे में इन द रीजन। कह रहे हॉट स्पॉट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रीजन लाइक। किस तरीके के रीजन में बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका कोई रूल नहीं है। दुनिया के हर तरीके के जो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से हमने डिवाइड किया, इक्वेटर, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। ठीक है, तो तीनों तरीके की हमारे उसमें पाए जाते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव करेक्ट आंसर क्या है, आपका आंसर डी। कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, ज़्यादा और कम का हो सकता है, मगर कि बिल्कुल ना पाए जाए, इट इज़ नॉट फेयर, इट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, तो तीनों टाइप के जो क्लाइमेट हैं, ट्रॉपिकल, इक्वेटर और टेम्परेट, तीनों पे बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। हॉट स्पॉट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड मेनली इन द रीजन। ये बात हो सकती है कि ज़्यादातर किस में होते हैं, तो करेक्ट आंसर है ट्रॉपिकल। ठीक है, ट्रॉपिकल में ज़्यादातर होते हैं, वैसे पाए टेम्परेट में भी जाते हैं और इक्वेटर भी पाए जाते हैं। उसके बाद अच्छा क्वेश्चन है ये, इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ प्रोविजनिंग सर्विसेज। देखिए हमने 4 इकोसिस्टम सर्विस के टाइप बताए थे, प्रोविजनिंग, रेगुलर, रेगुलेटिंग, कल्चरल एंड सपोर्टिंग सर्विसेज। ठीक है, अब बात करें प्रोविजनिंग सर्विस में होता है कि डायरेक्ट हमें क्या क्या मिल रहा है, हमें ड्रिंक करने के लिए पानी मिल रहा है, टिम्बर मिल रहा है, वुड फ्यूल मिल रहा है। जबकि पॉलिनेशन अर्थ पे पाए जाने वाले इंसेक्ट या दूसरे एनिमल के थ्रू होता है, तो इट इज़ ए रेगुलेटिंग सर्विस। हमें बात कर रहा है कौन सा, कि नहीं है किसका एग्जाम्पल, प्रोविजनिंग सर्विसेज का। तो पॉलिनेशन नहीं है, पॉलिनेशन जो है वो रेगुलेटिंग सर्विस का एग्जाम्पल है। ठीक है गाइस, देखिए वुड फ्यूल, ट्रम्बर और ड्रिंक हमें डायरेक्टली मिलता है अर्थ नेचर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में एक मेगा डाइवर्सिटी वाली कंट्री कितनी है, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस पाई जाती है, बहुत टाइप की डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो ऐसी जो कंट्री हैं वो पूरी दुनिया में 12 कंट्री हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि इंडिया भी अपना प्यारा भारत जो है वो उसमें 12 में एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे देखिए आप, इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेगुलेटिंग सर्विस। देखिए उस क्वेश्चन को उल्टा करा, रेगुलेटिंग सर्विस का एग्जाम्पल नहीं है। कहने का मतलब 4 ऑप्शन नीचे दिए, उनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो रेगुलेटिंग सर्विस का एग्जाम्पल नहीं है। जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो रहा है तो लाइफ रेगुलेट कर रही है यहाँ पे, न्यूट्रिएंट साइकिल भी एक पूरी रेगुलेशन होता है कि पहले ख़त्म होता है डेड बॉडी, उसे फिर डिकम्पोज कर देते, फिर उनसे फिर फास्फोरस सल्फर जो उनकी बॉडी में होता है फिर प्लांट में चला जाता है, प्लांट से फिर
जो उनकी साइकिल चल रही इन्वायरमेंट उसका पार्ट बन जाता है। तो रेगुलेटिंग है। ग्रीन मैन्योरिंग का मतलब हुआ कि ग्रीन मैन्योरिंग एक काइंड ऑफ वेजिटेशन होता है, उसे हम टू नाइट्रोजन कंटेंट अपनी फील्ड में बढ़ाने के लिए ग्रो करते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा बर्सियम का प्लांट या लेग्यूमिनस फैमिली का ढेंचा वगैरह जो होते हैं, ये ग्रीन मैन्योरिंग के फार्म में एज ए फर्टिलाइजर यूज़ किए जाते हैं। तो ये कैसा है, रेगुलेटिंग सर्विस है। एग्रो इकोसिस्टम, ठीक है, ये जो है रेगुलेटिंग सर्विस नहीं है। तो करेक्ट आंसर है आपका डी कि एग्रो इकोसिस्टम इज नॉट। जब इकोसिस्टम और एग्रीकल्चर दोनों की हम बात करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं एग्रो इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच, एक तरफ सर्विस के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ किस टाइप की सर्विस है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए। समझिए, नेचुरल गैस किस टाइप में आएगी, पॉलिनेशन किस टाइप में आएगा, म्यूजिक एंड आर्ट किस टाइप में आएगा, न्यूट्रिएंट साइकिल किस टाइप में आएगा। तो आपने एक तो देख ही लिया होगा कि पॉलिनेशन जो है वो रेगुलेटिंग है, सबसे पहले आप ऊपर कर, ठीक है, तो फर्स्ट का बी, देखिए सेकंड का ए क्लियर है आपका, सेकंड का है कहीं नहीं। तो इसी से पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया कि इस पर पॉलिनेशन जो है एक रेगुलेटिंग सर्विस है। और ये ऐसा 3 ऑप्शन बचे हुए बी और सी और डी में कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, इसी से क्लियर हो जाए। फिर भी हम देख सकते हैं न्यूट्रिएंट साइकिलिंग अभी आपको हमने बताई, ये कैसी है, ये आपकी सपोर्टिंग सर्विस में आती है, ठीक है। तो ये देखिए न्यूट्रिएंट साइकिल 4 का डी सपोर्टिंग सर्विस में आ गई। और सी म्यूजिक एंड आर्ट, म्यूजिक एंड आर्ट क्या है, कल्चर है, तो कल्चरल सर्विस में आ गई। और आपका नेचुरल गैस कैसा है, ये प्रोविजनिंग सर्विस में आ गई, ठीक है, डायरेक्ट हमें मिलती है, इसके कुएं मिल जाते हैं नेचुरल गैस को, बाहर से हम इसे निकाल लेते हैं। तो करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में है कि इन विच आर द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द इकोसिस्टम सर्विस वैल्यूएशन। एक बहुत ही इकोसिस्टम सर्विस के बाद एक इंडेक्स होता है जिसे बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विस वैल्यूएशन, ठीक है, ESV। इसकी डेफिनेशन दिए हैं, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। कुछ ऐसा है कि जो इसका स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट हो। इकोसिस्टम सर्विसेज इवोल्यूशन कह रहा है एक प्रोसेस है असेसिंग एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोसिस्टम टू सस्टेनेबल ह्यूमन वेलबींग, कि इकोसिस्टम जो प्रोवाइड हमें थिंग्स, जो वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, क्या वो ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करने के लिए अर्थ पे जरूरी हैं। बिल्कुल सही बात है। वैल्यूएशन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज इज यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। बिल्कुल, अगर जब तक हम इवोल्यूशन नहीं करेंगे तो हमें इकोसिस्टम सर्विस का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगा। तीसरा है इट हेल्प्स इन असेसिंग द इंसेंटिव्स एंड कंपनसेशन फॉर एनहांसमेंट ऑफ इकोसिस्टम सर्विस। इकोसिस्टम जो वैल्यूएशन है वो भी यही बताता है कि जो हमें इंसेंटिव, जो इनसे वैल्यूज हमें बेनिफिट प्राप्त हो रहे हैं, और अगर ये ना होते तो हम इन्हें कैसे करें, कंपनसेट करेंगे, किस लिए, इकोसिस्टम सर्विस को इन्हांसमेंट के लिए। तो ये जितनी बातें हैं तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑल ऑफ दी अबव आर ट्रू। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 पे, वाई मैक्सिमम हॉटस्पॉट आर लोकेटेड इन ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द ग्लोब। जी देखिए 3 क्वेश्चन हो गए, कहाँ लोकेटेड होते हैं, तीनों टाइप में लोकेटेड होते हैं। ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं, ट्रॉपिकल में होते हैं, ठीक है, ये भी करेक्ट। अब पूछ रहे ट्रॉपिकल में होते हैं तो भाई क्यों होते हैं, तो इसकी वजह है यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है बहुत कम, मतलब डिस्टर्ब है, मतलब अनडिस्टर्ब इन्वायरमेंट है। दूसरा कह रहा है कि ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल, यहाँ पे सीजन का जो वो होता है चक्र बहुत स्लो होता है, ठीक है, मतलब चीज़ें जो हैं तीनों का सीजन जो चेंज होती हैं वो कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल है। हमें बहुत क्लियर कर मालूम चलेगा कि विंटर शुरू हो गया, फिर आपका समर शुरू हो गया, स्प्रिंग शुरू हो गया, रेनी सीजन स्टार्ट हो गया, तो अगर काफ़ी कांस्टेंट और प्रिडिक्टेबल है। इसके बाद करें मोर रिसोर्सेज अवेलेबल, ट्रॉपिकल में रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट जो हैं करेक्ट हैं, इसीलिए यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट लोकेटेड होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा है, तो ये कहना चाह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, कौन लेकर बताएं। तो देर आर नाउ टोटल 36 एरियाज अराउंड द बर्ड, जो कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, सही बात है। देर आर 4 हॉटस्पॉट इज फाउंड इन इंडिया, करेक्ट। नंबर ऑफ हॉटेस्ट 36 में हॉटेस्ट 8 हैं, ठीक है। अच्छा, ऑल ऑफ द अबव ट्रू, तो ये करेक्ट आंसर डी कि सभी सही है। 36 टोटल है, 4 इंडिया में और हॉटेस्ट 8 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17, इन इंडिया एंडेमिक स्पीसीज आर कॉमनली फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार ड्यू टू, ठीक है, क्लाइमेटिक बैरियर्स, जियोग्राफिक बैरियर, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर कंजप्शन। तो देखिए अंडमान निकोबार हमारा एक आइलैंड है जो कटिंग है वाटर बॉडी के थ्रू, तो यहाँ पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन तो बहुत ही रेयर होगा, ठीक है। क्लाइमेटिक बैरियर ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओवर कंजप्शन वहाँ कौन जाए करने के लिए, ठीक है। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर है कि वहाँ की ज्योग्राफी जो है वो थोड़ा डिफरेंट है बाकी अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो सबसे जो मोर इंपॉर्टेंट है क्लाइमेटिक बैरियर नहीं है बल्कि ज्योग्राफिक बैरियर, क्योंकि ज्योग्राफिक बैरियर में क्लाइमेटिक बैरियर भी आ जाएंगे। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बी।
क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट लोकेटेड इन इंडिया। आपको केवल 4 पता होना चाहिए इंडिया के कौन से हैं। अब इसमें हमें सर्च करना है कि इंडिया में कौन सा नहीं है। ईस्टर्न हिमालय इंडिया में है, इंडो बर्मा इंडिया में है, वेस्टर्न घाट श्रीलंका इंडिया में है, इंडियन ओशियन आइलैंड जो है वो इंडियन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। ये ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इंडियन ओशियन नाम लिखा है मगर ये इंडिया का नहीं है। अपने इंडिया के 4 है हमारे पास, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड संडालैंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इंडियन ओशन करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें ये देखना है ऑड वन किस पर्सपेक्टिव में, किस रेफरेंस में बात करना है हमें। देखिए ईस्टर्न हिमालय, इरेनो एनाटोलिया, मेडागास्कर, इंडियन ओशियन। तो देखिए इसमें जो 4 जो हैं, चारों के चारों बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। इसमें ऑड वन का रेफरेंस है कि इंडिया में पाया जाने वाला केवल ईस्टर्न हिमालय, बाकी ये जो है आउटसाइड इंडिया है। तो यहाँ पे इस रेफरेंस में बात करें कि इंडिया का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है ईस्टर्न हिमालय, बाकी ये जो है अदर है, हमारे इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अनाटोलिया मतलब टर्की का रीजन होता है अनाटोलिया, जिसे आज अंकारा बोलते हैं। ठीक है, जो उसकी कैपिटल भी है। और मेडागास्कर जो कि एक इंडियन ओशियन पाया जाने वाला एक आइलैंड है, और इंडियन ओशियन आइलैंड। ठीक है, तो इस तरीके से जो ऑड वन है वो ये कि ईस्टर्न हिमालय एक इंडिया का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, और जो दिए गए 3 हैं वो अदर देन इंडिया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन को हमने सेलेक्ट किया, ये ऑड वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में बात कर रहा है मैचिंग टाइप है कि एक तरफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के नेम दिए गए और दूसरी तरफ उनके कॉमन नेम दिए गए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वेस्टर्न घाट श्रीलंका को क्या कहते हैं कॉमनली, ईस्टर्न घाट को क्या कहते हैं, इंडो बर्मा क्या कहते हैं, संडालैंड को क्या कहते हैं। ठीक है, या इनके बहुत ज़्यादा रिलेटेड टर्म्स हैं जिन्हें हम जोड़ सकते हैं। तो मैंने बताया इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्रेडल ऑफ स्पीशीशन जो है 2A। ईस्टर्न घाट को हम बोलते हैं क्रेडल ऑफ स्पीशीशन। क्रेडल का मतलब होता है पालना। देखा ना, छोटे बच्चे जिनमें रख के हिलाते रहते हैं, पालना। कह रहा है स्पीशीशन का पालना है। पालना का मतलब है कि यहाँ पे स्पीशीशन जो है होता है, मतलब स्पीशीशन मीन्स न्यू स्पीशीज़ का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, ईस्टर्न हिमालय वाला रीजन, जो कि हमारा एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इसलिए क्रेडल ऑफ स्पीशीशन बोला जाता है। तो सेकंड का बी। दूसरा वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका को हम बोलते हैं सह्याद्री हिल्स। आप मेरा लेक्चर देखें, लेक्चर नंबर 3 आप देखें तो पूरा क्लियर दिया हुआ है। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका वाला जो हॉटस्पॉट है उसका कॉमन नाम क्या है, सह्याद्री हिल्स। इसके बाद जो हमारा इंडो बर्मा है, ठीक है, इंडो बर्मा को हम बोलते हैं इंडो चाइनीज़ सब रीजन कहा जाता है इसे, जो इंडो बर्मा आइलैंड से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और संडालैंड को, हमारा संडालैंड में जो पूरा कंट्री आती है उसमें हमारा इंडिया केवल अंडमान निकोबार आइलैंड आता है, इसलिए इसका संबंध है इससे। तो इस तरीके देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपने 2 चीज़ तो बहुत करेक्ट कर लिया, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। ठीक है, संडालैंड जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इसमें इंडिया केवल अंडमान निकोबार वाला रीजन आता है। तो इस तरीके से जो करेक्ट ऑप्शन है इसका ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नए आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है इससे, ये क्वेश्चन नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि विच वन हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट ऑफ द वर्ल्ड 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। मतलब जो 36 हॉटस्पॉट हैं पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, उनमें से 8 जो हैं वो हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। उनमें इंडिया का एक आता है, वो कौन सा है, ईस्टर्न घाट, संडालैंड्स, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा। उन 4 में से हमें सेलेक्ट करना है कि इंडिया का कौन सा है। तो इंडिया का है वेस्टर्न घाट, ये हॉटेस्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉन्च्ड ए सिस्टम कॉल्ड ग्लोबल 2000 इको रीजन्स टू सेलेक्ट द प्रायोर इको रीजन्स फॉर द कंजर्वेशन। ठीक है, ग्लोबल 2000 इको रीजन्स एक सिस्टम था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे WWF, बर्ड लाइफ इंडिया, AZD एंड प्लांट लाइफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो था इसका मतलब यही था कि इको रीजन को कंजर्व करना, मतलब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंडर। तो ये प्रोजेक्ट जो था आपका WW बर्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इन्होंने इसे लॉन्च किया था। ध्यान रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में बात कर रहा है कि नंबर ऑफ द हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ 36। ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन ऊपर क्लियर हो चुका है, कितने हैं, 8 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए पहले। आउट ऑफ द 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया, 3 हॉटस्पॉट्स इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ द इंडिया इज नॉट हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन जो था उसे आप देखें कि विच वन ऑफ द 18 हॉटस्पॉट ऑफ द 36। तो इसमें आपका था ईस्टर्न घाट। ठीक है, बाकी तीनों हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सही करें इसे। विच वन हॉटस्पॉट इंडिया इज 8 में है, कौन सा है, वेस्टर्न घाट। यहाँ पे बात कर रहा है कि एक जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक करें। ठीक है, कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है, एक कौन सा नहीं है। ठीक है, बाकी 3 हैं 24 क्वेश्चन नंबर में।
हमारा ईस्टर्न हिमालय वाला जो रीजन है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के जो 8 हैं उसमें नहीं है, ईस्टर्न घाट मतलब, ठीक है। बाकी तीनों जो हैं ये आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में हॉटेस्ट में काउंट करे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट पहले क्वेश्चन हम स्टडी कर चुके हैं, इसे थोड़ा क्लियर करिए। इसका मतलब सीधा सा ये है कि विच वन हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द 8 हॉटस्पॉट ऑफ द वर्ल्ड अब 36 हॉटस्पॉट में नहीं है। यहाँ इज़ नॉट, यहाँ पे नॉट करेंगे। कौन सा नहीं करा जाता अपना इंक्लूड? ईस्टर्न वाला, ये वाला वेस्ट जो है, ठीक है। 21 में हमने क्या बताया था आपको? सी वेस्टर्न घाट जो है वो आता है, ठीक है। यहाँ पे ईस्टर्न घाट जो है छोड़ के बाकी तीनों इंक्लूड करे जाते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट विच वन इज़ नॉट ट्रू अबाउट द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में कभी हमने पढ़ाया नहीं है, मगर यहाँ पे इकोसिस्टम चूँकि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के केस में आ रहा है, तो वेरी सिंपल और बहुत ही इन्फॉर्मेशन, बहुत ही प्रिमिटिव लेवल के इकोसिस्टम के बारे में स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। आपको ये करेक्ट करना है कि कौन सा सही नहीं है। पहला करा इकोसिस्टम एक कलेक्शन ऑफ प्लांट एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही डेफिनेशन है उसकी। इकोसिस्टम आर हाईली प्रोडक्टिव एंड वैल्यूएबल सिस्टम विच प्रोवाइड रेंज ऑफ सर्विसेज मैनी ऑफ विच आर फंडामेंटल इंपॉर्टेंस टू द ह्यूमन वेलबींग फॉर हेल्थ, लिवलीहुड एंड सर्वाइवल। सही बात है। इकोसिस्टम हैज मेनी डायमेंशन, इकोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक, एंड द इफेक्टिव वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इट्स रिलेटिव इंपॉर्टेंस टू पॉलिसी मेकर्स इज थॉरली मॉनेटरी टर्म्स। बिल्कुल करेक्ट है कि जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो इकोसिस्टम सर्विसेज को मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर देखते हैं कि अगर ये सर्विस हमें इकोसिस्टम से प्रोवाइड नहीं होती तो हमारा इतना मनी इस पर खर्च होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल फैक्ट है। थर्ड में कह रहा है एग्रीकल्चर इज बोथ द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ये क्लियर है कि एग्रीकल्चर जो है वो आपका प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है इकोसिस्टम सर्विसेज का। तो जितने स्टेटमेंट हैं वो सभी सही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। ये ध्यान रखना है, सब स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट द इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में कौन सा सही है। देखिए इकोसिस्टम सर्विस का मतलब क्या होता है? बेनिफिट पीपल ड्राइव फ्रॉम द इकोसिस्टम, यही डेफिनेशन है इकोसिस्टम सर्विस की। नेक्स्ट बी में कह रहा है इकोसिस्टम सर्विसेज आर 2 डायमेंशन, फर्स्ट एस्थेटिक एंड कल्चरल, और सेकंड है इनकी स्पेटियल एंड टेम्पोरल डायमेंशन, मतलब परमानेंट या टेम्परेरी। बिल्कुल से कुछ ऐसी बेनिफिट्स हैं जो परमानेंट हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो टेम्पोरल होती हैं। एस्थेटिक मतलब ब्यूटी के लिए भी कुछ मटेरियल मिलता है हमें यहाँ से, कुछ कल्चरल सर्विस भी प्रोवाइड करी जाती हैं। तीसरा बेनिफिट ऑफ द इकोसिस्टम सर्विस इंक्लूड फ्रेश एयर एंड वाटर फ्लो अक्रॉस द बॉर्डर। सही बात है। बहुत सारे ऐसे इकोसिस्टम है जो 2 कंट्री के बीच में, और उन कंट्री जो बेनिफिट होता है वो दोनों कंट्री उठाती हैं, तो ये बात ठीक है। इसके बाद करें मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट एम ए मेजर UN स्पॉन्सर्ड एफर्ट टू एनालाइज इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन ऑन द इकोसिस्टम। ये बिल्कुल करेक्ट बात है, ध्यान रखना है। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट जो था UN स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, जो ये बात नोटिस करता है कि हाउ ह्यूमन एक्टिविटी अफेक्ट टू द इकोसिस्टम, ठीक है। ये भी सही है, तो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये नॉलेजेबल पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपको कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इकोसिस्टम सर्विस। इसमें 4 जो दिए हैं इसमें से कौन सी नहीं, हमने आपको बता दिया। रेगुलेटरी, सपोर्टिंग, कल्चरल एंड प्रोविजनिंग सर्विसेज हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि कौन सी नहीं है, तो प्रोविजनिंग भी है, रेगुलेटिंग भी है, कल्चरल सर्विस भी होती हैं। तो इसमें तो आंसर इसके अकॉर्डिंग नॉट नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं है। ये कह रहा है कि नॉट है, तो इसमें तो सब हैं, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है नॉट इकोसिस्टम सर्विसेज, तो जो 3 दिए हुए हैं ABC, ये तीनों हैं। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर होगा डी, कि इनमें से कोई भी ऐसी नहीं जो इकोसिस्टम सर्विस ना हो, क्योंकि ये तीनों इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग एंड कल्चरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए decomposition, water purification, erosion and fluid control, and carbon storage and climate regulation are included in which category of ecosystem services। इतने काम दिए हुए हैं, डिकम्पोजिशन होना मटेरियल का, वाटर का प्यूरिफिकेशन होना, इरोजन, सॉइल का इरोजन होना, एंड फ्लड कंट्रोल करना, एज वेल कार्बन स्टोरेज एंड क्लाइमेट को रेगुलेट करना, जो है किस टाइप की इकोसिस्टम सर्विसेज में आती हैं। तो ये आपने देखा सब रेगुलेट करती हैं लाइफ को। अगर ये बीच में गड़बड़ हो जाए तो हमारी लाइफ जो है सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो ये कैसे हैं? रेगुलेटिंग सर्विसेज हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल ध्यान रखना रेगुलेटिंग सर्विस के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पिरिचुअल वैल्यू, जैसे होते नहीं पहले ऋषि मुनि जो थे अपने फॉरेस्ट एरिया में, जंगल में जाके अपने को तपस्या करते थे। स्पिरिचुअल वैल्यू इज विच काइंड ऑफ इकोसिस्टम वैल्यू, इकोसिस्टम सर्विस। तो आप समझ सकते हैं कल्चरल में आती है, ठीक है। तो पहचान लेंगे स्पिरिचुअलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रोविजनिंग सर्विसेज ऑफ द इकोसिस्टम इज, कह रहा है ए प्रोविजनिंग जो सर्विस होती है इकोसिस्टम की, उसकी डेफिनेशन पूछ रहा है वो क्या होती है। एनी बेनिफिट ऑफ द एनी टाइप ऑफ बेनिफिट टू पीपल दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेचर। डायरेक्टली हम नेचर से जो प्राप्त करते हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर वगैरह, ठीक है। तो ये कैसी होती है आपका डायरेक्ट, ठीक है। तो प्रोविजनिंग सर्विस यही होती है कि एनी बेनिफिट आप एनी टाइप ऑफ बेनिफिट
टू द पीपल दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचर। तो करेक्ट ऑप्शन यही है ए। बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय इकोसिस्टम प्रोसेस दैट मॉडरेट नेचुरल फिनोमेना, नहीं मॉडरेट की बात ही नहीं करते हैं, मॉडरेट नॉन मटेरियल नहीं, तो पानी उन्हीं तो मटेरियल होता है। बायोफिजिकल प्रोसेस नहीं, डायरेक्ट जो नेचर से प्रोवाइड होता है वो प्रोविजनल सर्विसेज में आता है। तो करेक्ट आंसर है ए। थैंक यू गाइस, प्लीज़ subscribe, like and share to my YouTube channel. Thank you very much.